सबसे पहले तो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि हमने आपको याद किया और आप लोग पधारे। मंत्री महोदय हमारे प्रभारी जी हैं, साले मोहम्मद साहब आपके स्थानीय जैसलमेर के मंत्री महोदय हैं, रूपाराम जी मेघवाल साहब हैं। जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में मैं दो बात करना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया है वो राजस्थान का अब तक का ऐतिहासिक बजट है। इतना लंबा बजट किसी भी स्टेट में आज तक नहीं पढ़ा गया। हर वर्ग को छुआ गया है, हर वर्ग के कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया गया है। इस बजट में किसानों के ऊपर फोकस किया गया है। किसानों को जो नेशनलाइज बैंकों का जो ऋण माफ़ नहीं हो रहा था उसकी बात की गई है। किसानों के लिए अलग कृषि का बजट अगले साल से दिया जाएगा, इस बात का जिक्र संकल्प के रूप में हमारे बजट में मुख्यमंत्री जी ने किया है। युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, बिजली के मामले में किसानों के लिए पानी, रोड्स, युवा, नौकरियां और विशेष रूप से पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो मैं कहने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सबको बुलाया है, कि पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर सहित पूरे प्रदेश के लिए अनेकों सौगातें ये बजट राजस्थान का लेकर के आया है। आप देखिए, पर्यटन विकास कोष 500 करोड़ रुपए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए तो इस बात के लगेंगे कि किस प्रकार से हमारी ब्रांडिंग हो और पूरे देश और दुनिया के लोग राजस्थान में आएँ, जिससे हमारा लोगों को रोजगार मिले, राजस्थान की प्रतिष्ठा देश और दुनिया में स्थापित हो और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो। 300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और जैसलमेर में ढोलामारी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स 3500 बीघा में किए जाने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है। धार्मिक पर्यटन सर्किट के डेवलप करने की बात कही है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी धर्म के संप्रदाय के लोगों को जोड़ते हुए बजट घोषणा की गई है। राजस्थान उत्सव, क्योंकि राजस्थान की कला, संस्कृति ये पूरी देश और दुनिया में मानी जाती है, तो 29 मार्च को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिससे हमारे यहाँ से जो लोग बाहर के लोग हैं, जो फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ आएँ। नई पर्यटन पॉलिसी जारी कर दी गई है, उसमें काफ़ी रियायतें हैं। शेखावाटी सर्किट, जो एक तरीके से मंडावा इंटरनेशनल मैप के ऊपर नाम है, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, शाकंभरी, खाटू श्याम जी, सालासर, फतेहपुर की हवेलियाँ, गुलामी पिक्चर की शूटिंग हुई थी फतेहपुर में, आपने देखा होगा। मंडावा में कितनी पिक्चरों की शूटिंग हो गई। तो शेखावाटी एक तरीके से इतने सालों से अधूरा था। तो जैसलमेर नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद में अन्य क्षेत्र को भी देखा गया पर्यटन के क्षेत्र से। जो हमारे आदिवासी इलाके हैं उसके अंदर के वहाँ पर सर्किट बनाने की बात की गई है। गोडाउन पर्यटन सर्किट, गोडाउन को बचाने के लिए, और जो देश और दुनिया से लोग आते हैं उनके लिए गोडाउन पर्यटन सर्किट दो इसमें पॉइंट 209 से लेकर के 224 तक आप समझ सकते हैं कि इतने विस्तार से बजट में दिया गया है। और ये जो मरु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है पर्यटन विभाग के सहयोग से, मैं पर्यटन और देवस्थान राज्य मंत्री भी हूँ, शिक्षा विभाग का भी मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो जो हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को जो संकट के बादल मोदी जी की मेहरबानी से
ऊपर मंडरा रहे थे, उनको ठीक करने के लिए हम लोग आपके यहाँ पर इस सूर्य नगरी में आए थे, स्वर्ण नगरी जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें विजय मिली थी। उस वक्त हम लोग नहीं दे पाए थे। आज हमारे मंत्री जी अजय माकन जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जी आए हुए हैं। जो मरु महोत्सव जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है, मैं इसके लिए तमाम जिला कलेक्टर, एसपी, हमारे संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारी, हमारे नेता, जनप्रतिनिधि, आप सब मीडिया के बंधु, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। और पहली बार मुझे बताया गया कि अलग अलग झील के ऊपर अलग कार्यक्रम, रात को हम सब लोग थे, स्टेडियम में अलग, आज यहाँ पर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जो राजस्थान की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो यहाँ पर झीलें, बावड़ी, मंदिर, धार्मिक स्थल, मस्जिदें, जो सारी चीज़ें हैं, उसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आएँ। यह हमारा और हमारी सरकार का प्रयास है और इस प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं। आप देखो कितने लोग थे, परसों कितने लोग थे, मुझे माकन साहब बता रहे थे कि हज़ारों लोग वहाँ पर थे। रात को कितना शानदार कार्यक्रम हुआ। आज और कल 2 दिन लोग यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, जिनको किसी को पद्म भूषण है, किसी को दूसरे अवार्ड मिले हुए हैं, देश और दुनिया में उनकी ख्याति है, उनका नाम है, उनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए कार्यक्रम है। पूरे राजस्थान में पर्यटन विभाग की तरफ से कोई कमी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरे राजस्थान को हम पूरी दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे और जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलकर के जब ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो मैं समझता हूँ उनको सबको लाभ मिलता है। ये जो ऊँट है जिसको बचाने की आवश्यकता है, ये हमारे राजस्थान का जहाज है, लेकिन एक फैसला पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कर दिया था, उससे कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ऊँट के बेचान के ऊपर रोक है, कई तरह की बातें हैं। उसकी वजह से जो ऊँट पालक हैं वो एक तरीके से अपने हाथ उन्होंने वापस खींच लिए हैं। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी पर्यटन के क्षेत्र में जो भी सरकार से जो भी डिमांड यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला प्रशासन, आप सब लोग पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अगर कोई बात आएगी जो आप महसूस करते हैं, वो राजस्थान की सरकार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। हम सब लोग मिलकर के राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 बनाएं। इसी संकल्प के साथ में आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जब तक आप लोग दिखाएंगे नहीं, अच्छी बातें मीडिया नहीं आगे प्रसारित करेगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो हमारा जो संकल्प है या हमारे मन में जो परिकल्पना है इस पर्यटन को लेकर के, जैसलमेर को लेकर के, वो हम साकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेशनल मीडिया तो भाई लोगों को देखो, मोदी जी की एक तरीके से कठपुतली हो गया है, आप लोग नहीं हुए हो। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोग जो लोकल, जो हमारे यहाँ चैनल हैं और हैं, चाहे नेशनल चैनल हैं, लेकिन लोकल अगर कोई व्यक्ति यहाँ का मीडिया में है तो उसको महसूस होता है कि हाँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ और हम सबको आगे बढ़ कर के हमारे प्रदेश के बारे में अच्छी बातें, अच्छा जो विकास हमारे यहाँ हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ लोगों के आने की है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जिला कलेक्टर महोदय का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने हवाई जहाज वालों को ये कह करके कि अगर घाटा लगेगा तो हम पैसे देंगे, और एमओयू किया। और उस एमओयू के कारण से आप देख सकते हो कि हमारा वापस ये एरिया खुला है, हम सब लोग एक खुशनुमा माहौल के अंदर हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब प्रयास से होता है। तो कोई एक व्यक्ति प्रयास करे, उसके साथ सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो हम सब लोगों ने अच्छा काम किया। और जो केंद्र की मोदी सरकार की हालत है वो मैं बताना चाहता हूँ कि देश का अन्नदाता, जो किसान, मजदूर कितने परेशान हैं।
आज कितने दिन हो गए, 3 काले कानून किसने कहा था इनको लाने के लिए? किस किसान संगठन ने मांग की? लोकसभा में किसी सांसद ने मांग की, राज्यसभा में किसी राज्यसभा के सांसद ने मांग की, किसी स्टेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी ने कोई मांग उठाई? किसी ने नहीं उठाई। केवल 3-4 साल पहले बंद कमरे में चंदा देने वाले चंद उद्योगपति मित्रों के साथ जो करार उनका हुआ था, जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उसकी परिणति है ये 3 काले कानून। और हम इन 3 काले कानून से हमारी सरकार बचाना चाहती है। राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके पास करके बहुमत के साथ में जब भेज रखा है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय क्यों नहीं भेजते उनको आगे? इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि केंद्र की सरकार जो वोटों से वजीर बने थे देश के, वो आज केवल वोटों वाले के वजीर बन करके रह गए हैं और कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कोई कहेगा तो मैं फ़कीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगा। तो मोदी जी मना कौन कर रहा है आपको जाने के लिए? मित्रों के नाम बता दीजिए। उद्योगपति मित्रों का आपको पता नहीं है कि रोजाना हम बोलते रहते हैं, आप चलाते नहीं हो, आज चला देना। हम दो हमारे दो, राहुल जी कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, तो दो हम कौन है और हमारे दो कौन है आपको पता है? आप देखो, तेल पे कब्जा किसका, IT पे कब्जा किसका, रेल पे कब्जा किसका, LIC पे कब्जा किसका। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये जो गोडाउन बना रहे हैं, ये गोडाउन किसके बन रहे हैं? ये 2-3 लोग हैं भाई, ये 2-3 लोग हैं जिनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच रहे हैं कि ये जनता को पता नहीं चलता है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। तो सब लोग अब इनकी असलियत जान चुके हैं। कहाँ गए 2 करोड़ के युवाओं को रोजगार देने के वादे? कहाँ गए जो किसान की आमदनी दोगुनी करने की बातें कर रहे थे? कहाँ गए जो किसान की जो उपज है उसके ऊपर 50% मुनाफा लागत के ऊपर देने की बात करने वाले? कहाँ गए 15-15 लाख खाते में डालने वाले लोग? कहाँ गए विदेश नीति को मजबूत करने की बात करने वाले लोग? कहाँ गए किसान के कर्जे माफ़ करने वाले लोग? उत्तर प्रदेश में मोदी जी का भाषण सुन लो, उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो मैं कर्जे माफ़ कर दूंगा। तो इसका देश का प्रधानमंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरे देश के ऊपर वो कानून लागू होता है, उसकी बात लागू होती है। कहाँ गए? यहाँ पर 2 बार कह गए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग में कल परसों कहा है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूँगा अपर-वन को। कहाँ गए उनके वो वादे? वो जब आते हैं तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ आते हैं, उसके अलावा नहीं आते, और वहाँ सगुफा छोड़ देते हैं। किसी की दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने विचारों को महान करने से बनता है, और वो विचार जो महान हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आज 100 दिन 150 दिन के बाद में भी किसान की नहीं सुन रहे हैं, ऐसी क्या जिद्दी है? प्रजातंत्र में जिद्दी नहीं होती है। प्रजातंत्र में जनता की क्या आवाज़ है, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, ये चीज़ करने की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ जो राजस्थान के बजट में किया गया वो ऐतिहासिक है, और विशेष रूप से पर्यटन के क्षेत्र में और जैसलमेर को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं वो ऐतिहासिक हैं। इसको धरातल पे लाने के लिए हमारी सरकार का संकल्पित है। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं के साथ में मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप सब एक बात जैसलमेर में पिछले 10 वर्षों से अधिक हो गया, किसी भी गाइड को लाइसेंस नहीं मिल रहा। देखिए, ये मेरे ध्यान में आया, मैं राज्य मंत्री था बेशक, लेकिन मेरे ध्यान में आया, मैं मंडावा गया था, तो वहाँ से कई मेरे पास में गाइड आए कि साहब हमको लपका कह करके पुलिस हमारे से पैसे लूटती है, जबकि हम लोग ट्रेंड हैं। तो हमने पर्यटन नीति में चेंजिंग करवाया और ये प्रपोजल दिया, और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने इसको पास किया कि हम लोग प्रशिक्षण लेकर के इनकी कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू ऐसे करके, और हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दें, जिससे ये भी आजीविका चला सकें, और जो बाहर के विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनके साथ में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा मंत्री होने नाते 2 सवाल है आपसे। जैसलमेर में एक ग्राम पंचायत मुख्यालय जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और VIP जगह है अमर सागर, वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। बाकी सभी जगह सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ भी है। आप चिंता नहीं करें, मैं आया हूँ, मेरे पास जितने ज्ञापन मुझे मिले हैं उसमें सबसे सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग काम करेंगे। और एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी से हम रिप्लाई में दिलाएंगे, जो जैसलमेर, बाड़मेर, इस दूरस्थ इलाकों में
जो नई पंचायतें बनी हैं उसमें स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो फैसला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भेज रखा है। मैं समझता हूँ जो बजट की रिप्लाई आएगी उसमें बाड़मेर और जैसलमेर इलाके को शिक्षा विभाग के अंदर तोहफा मिलेगा। ये 1954 से पंचायत है, 1954 की ग्राम पंचायत। आप निश्चिंत रहें, आपने ये बात ध्यान में ला दी है, वो निश्चित रूप से क्रमोन्नत होगी। पेट्रोल के रेटों को लेकर क्या कहेंगे? गुजरात में आज पेट्रोल के रेट 88 रुपये हैं और राजस्थान में 100 रुपये। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद जो है लोगों की आमदनी कम हुई और इस तरह से पेट्रोल जो दिनचर्या में यूज होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजस्थान में आप बताइए, जहाँ 144 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, वहाँ हम 50 रुपये में बेच रहे थे और आज 50 रुपये से कम प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है और हम 102 में बेच रहे हैं। और ये भी नहीं है, इसके साथ एक षड्यंत्र और कर रही है मोदी सरकार कि जो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगता है उससे दो तरह के सेस लगते हैं, एक में राज्यों को उसका हिस्सा मिलता है और एक में केवल केंद्र सरकार सेस लगाती है। तो जो राज्यों को हिस्सा मिलता है वो जो सेस लगता है उसको तो कम कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार के पास सीधा ही जमा होता है वो पूरा का पूरा से उसको बढ़ा रहे हैं। आज 38.5% के लगभग टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर केंद्र की सरकार लगा रही है। अरे भाई, हम तो 38.5 रुपये में कूली बेचते थे यूपीए सरकार के समय, तब भी आप चिल्लाते थे और आप 102 रुपये बेच रहे हो और बात करने को तैयार नहीं है। बेचना तो अलग बात है, ये कहने को तैयार नहीं है कि राज्य सरकारें वेट कम करें। राज्य सरकारों के पास आपने आज 14,000 करोड़ रुपए, आप समझिए 14,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी के बकाया पड़े, दे ही नहीं रहे। तो आप दोनों दोहरी मार कर रहे हैं, न कोऑपरेशन कर रहे हैं न हमारा जीएसटी का पैसा। ये केंद्र सरकार का कोई खजाना थोड़ी है जो इसमें से पैसे ले लें। जो हमारी सरकारें टैक्स देती हैं जीएसटी के माध्यम से जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को ही तो वापस हमें रिटर्न देते हैं। जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक जो समझौता है जीएसटी काउंसिल का। सर, बात करें कांग्रेस गुटबाजी की तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक गुटबाजी है। जिला परिषद चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कहाँ दिख रही है गुटबाजी? दिख रही है क्या? ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। बहुमत आने के बावजूद हो जाता है, लोकल चुनाव में कई बार हो जाता है, उसको हम लोग दिखवाएंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से जो कांग्रेस की सरकार बनाई है, उस सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में एकजुट है, यहाँ भी एकजुट है। निश्चिंत रहें, आपके सहयोग से हम लोग सब लोग मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश के वादा करके आई थी 1 मिनट कच्ची बस्तियों में रहने वाले सर्वेधारियों को पट्टे आवंटित किए जाएंगे। आप देखिए, हमारी सरकार ने कल बजट में घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने, कि अक्टूबर के महीने से हम लोग शहरों प्रशासन शहरों के संग और मई से प्रशासन गाँव के संग। इसका मतलब यही है कि जो शहरों की और गाँव की समस्याएं हैं उनके खुद के द्वार के ऊपर जा कर के हम लोग बाग समाधान करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा आज जयपुर में उन्होंने कहा है कि राजस्थान की राजनीति में आएंगे। और कोई भाई? सर, रॉबर्ट वाड्रा जयपुर में आज उन्होंने कहा कि वो राजस्थान की मैं जैसलमेर हूँ भैया। राजस्थान की राजनीति में वो आएंगे। अपन जैसलमेर लौटे हैं, जयपुर जाएंगे तब जयपुर की बात कर लेंगे। मंडल विस्तार लंबे समय से रुका पड़ा है, क्या कारण है? क्या वो भी गुटबाजी के? कोई गुटबाजी नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार 3 जो हमारे मंत्री बीच में नहीं रहे, विधानसभा चल रही है। अगर विधानसभा के समाप्त होते ही उपचुनाव अगर नहीं आते हैं तो ये काम भी हो जाएगा। अगर उपचुनाव आते हैं तो उपचुनाव के बाद में हो जाएगा। क्योंकि देखिए, चुनाव के बीच में या विधानसभा के बीच में किसी तरह का मंत्रिमंडल विस्तार या किसी तरह की कोई बात नहीं होती है। ये एक सामान्य सी बात है। थैंक यू। ठीक है सर। सरकार का आधा समय चला गया, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई अभी तक। नाम से जाना जाएगा। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। इससे ज़्यादा अधिनायकवादी जो उनकी प्रवृत्ति है उसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा अहम और अहंकार का कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। जो नरेंद्र मोदी सरदार पटेल कह करके विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगाने की बात करते, वो आज सरदार पटेल का नाम हटा करके अपना नाम उस क्रिकेट स्टेडियम पे लिख रहे हैं, और वो भी उनकी जैसा की अध्यक्षता में। आप समझिए कि क्या लेना देना इससे अमित शाह का, इसके बेटे का क्रिकेट से क्या लेना देना।
और सरदार पटेल का नाम हटा करके, तो ये इनकी जो मैं समझता हूँ जो घटिया राजनीति, मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती जिस लोगों ने ये ऐसा फैसला किया है। सर आप जैसलमेर आए हो, जैसलमेर शहर के बीचों बीच आबादी में एक गैस गोदाम है, गैस गोदाम को बोलते हैं महेंद्र गैस गोदाम, HP का है, वो सर हटेगा नहीं हटेगा आबादी के बीच में? भाई वो तो प्रशासन का काम है। लास्ट सवाल, राजनीतिक व्यक्तियों को लेकर अभी तक भी नहीं हुआ है, सरकार का आधा समय चला गया, क्या कहेंगे राजनीतिक व्यक्तियों को? बिल्कुल, अब वही वो है, विधानसभा हो जाए, बजट अच्छा हो गया और पहले उपचुनाव नहीं आए तो जिले की राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, फिर आला कमान से मंजूरी लेकर के आगे का काम करेंगे। अब आपको रोजाना खबरें मिलेंगी, चिंता करने की। इस बजट में पत्रकारों का ध्यान नहीं रखा गया, ना तो उन्हें टोल माफी की, ना ही उनको पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी बात नहीं कही गई। आप चिंता मत करो, जो कुछ भी पत्रकारों के लिए आज तक अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार ने किया है, बीजेपी वाले तो करते भी नहीं थे, न केंद्र की सरकार कर रही है, बढ़ती है तो हम पूरा करेंगे ना। हम आपकी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी को आज ही अवगत कराएंगे आपकी भावना। धन्यवाद।